हेलो एवरीवन, आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। आपने पुराने 2 वीडियोस देख लिए हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसको कवर करके आइए, उसके बाद ही ये वाला लेक्चर आप देखिएगा ताकि आपका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग बने। अब आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सोक्रेटिस के बारे में, सोक्रेटिस की थ्योरी के बारे में। वैसे तो देखिए सोक्रेटिस की एकलौती ही थ्योरी है विच इज़ थ्योरी ऑफ नॉलेज, उसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सोक्रेटिस के जो इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं उन स्टेटमेंट्स पे भी हम ध्यान देंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि इस लेक्चर में आपका जो सोक्रेटिस का टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है प्लेटो का वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाए। तो आज का एजेंडा इस लेक्चर का ये है हमारा। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस समझा, साथ ही साथ हमने समझा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल साइंस। आज हम समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि उस समय पे 2500 साल पहले जब सोक्रेटिस एग्जिस्ट कर रहे थे, जब प्लेटो एग्जिस्ट कर रहे थे, तो उस समय पे सिस्टम कैसा था, तो यानी कि वहाँ की वे ऑफ लाइफ कैसी थी, ज़िंदगी कैसी थी। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले के ग्रीस की, यानी कि हम बात कर रहे हैं एंशियंट ग्रीस की। तो आपको ये याद रखना है कि उस समय का जो समाज था वो मेल डोमिनेटेड था, यानी कि अगर आप कहें एक तरीके से तो पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती थी। अब पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? पेट्रियार्की का मतलब होता है पुरुष प्रधान समाज, यानी कैसी दुनिया विच इज़ डोमिनेटेड बाय मेन। और क्योंकि डोमिनेट तो मेन करते थे, इसीलिए ज़्यादातर एजुकेशन जो आपको दिखेगी वो भी मेन को ही प्रोवाइड की जाती थी। और यही कारण था कि पॉलिटिक्स में भी आपको सब पुरुष ही दिखेंगे, महिलाएं नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो यानी सारी जितनी भी हाई पोजीशंस थी समाज में वो सभी पुरुष ही उन पोजीशंस पे बैठे हुए थे। लड़ाई करनी होती थी, वॉर होती थी, वहाँ पर भी पुरुष ही थे। तो यानी कि जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, पुरुष प्रधान समाज, पेट्रियार्की एग्जिस्ट करती थी। और हालांकि देखिए कि ये सब एग्जिस्ट करता था एंशियंट ग्रीस में, लेकिन ये सभी के सभी जो आदमी थे ये जाते थे एक औरत के पास में जिनका नाम था ऑरेकल, ऑरेकल ऑफ डेल्फाई। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्टोरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा हमारे लिए रेलेवेंट है। एक्चुअली में सिटी ऑफ डेल्फाई एग्जिस्ट करती थी। वहाँ पर एक ऐसा जगह थी जहाँ पर जो है एक आप ऐसे कह सकते हैं एक बहुत ही पवित्र नारी जो है ये औरत रहती थी। और माना यह जाता था कि जो जूस भगवान थे इनके साथ में इनका डायरेक्ट कनेक्शन था। तो अगर कभी लड़ाई करनी है, वॉर में आप जीतोगे कि नहीं आपको ये जानना है, तो इनके पास जाते थे। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एग्रीकल्चर की बात करते हैं कि इस साल कितनी खेती होगी, अनाज कैसे होगा, प्रोड्यूस कितना होगा, उसको लेकर के भी अगर पूछना होता था तो इन्हीं के पास में जाते थे। तो भगवान से जो कनेक्शन था वो इन्हीं के थ्रू पॉसिबल था। तो उस समय पे एक प्रीस्टेस हुआ करती थी, ये आप इनको डेल्फाई की प्रीस्टेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे एक टेम्पल हुआ करता था, आप ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो है बताया करती थी, बहुत एजुकेटेड हुआ करती थी और ये बताया करती थी कि क्या सही है या फिर क्या होगा आगे। तो बेसिकली जो है एक पेट्रियार्की सिस्टम में भी आपको दिखेगा कि टॉप में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते थे उसके लिए एक महिला के पास में ये लोग जाते थे। खैर, लेकिन अगर उस समय पे हम समझें कि ये सब हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसका कारण ये है कि एक बार जो है इनके पास एक आदमी गया और उसने पूछा कि हु इज़ द वाइजेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि सबसे ज़्यादा समझदार कौन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन पूछा था। सब में सबसे ज़्यादा समझदार कौन है? तो उस समय पे इनका ये जवाब था कि सोक्रेटिस जो हैं ये सबसे ज़्यादा समझदार आदमी हैं। सोक्रेटिस यानी कि सुकरात। ठीक है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया ही था कि जो सोक्रेटिस हैं इन्होंने अपनी कोई किताब नहीं लिखी है, लेकिन ये एक टीचर हुआ करते थे और बच्चों को जो है ज्ञान दिया करते थे, तो उस हिसाब से तो काफ़ी नॉलेजेबल थे।
तो इन्होंने कहा था कि ये सबसे ज़्यादा जो है समझदार हैं। हालांकि इस बात को लेकर के जो है सोक्रेटिस जो है वो इस पे नाराज़ हो गए कि मैं सबसे समझदार नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी उन चीज़ों का ज्ञान नहीं है। लेकिन धीरे धीरे करके जब उन्होंने अपने से ज़्यादा समझदार आदमी को ढूंढने की कोशिश की तो वो ढूंढ नहीं पाए, और फिर फाइनली उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ, क्योंकि एटलीस्ट मुझे ये तो पता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, मुझे अभी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखना है। एटलीस्ट मैं उन एरोगेंट लोगों की तरह नहीं हूँ जिनको एक फील्ड में अगर नॉलेज होती है तो वो अपने आप को सबसे समझदार मान लेते हैं दुनिया में, उनको लगता है कि उनको पूरी दुनिया की नॉलेज है। ठीक है, तो कुछ ऐसी स्टोरी थी उस समय की, 2500 साल पहले की। खैर, इसके अलावा अगर हम समझें तो उस समय का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, अब इस पे ध्यान देते हैं। देखिए, पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा था कि जैसे सपोज कीजिए आज के समय पे, सपोज दिस इज़ इंडिया। आपको पता है कि इंडिया सेवरल स्टेट्स में डिवाइडेड है, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। बिल्कुल वैसे ही आपको ग्रीस में छोटे छोटे सिटी स्टेट्स देखने को मिलेंगे। अब ये सिटी स्टेट्स कैसे होते हैं, मान लीजिए एक गांव हो गया या एक गांव का कलेक्शन हो गया, विलेज रिपब्लिक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, विलेज रिपब्लिक। तो इस तरीके के छोटे छोटे सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। तो यानी कि उस समय पे एक डिसेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती थी। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जब टॉप पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर नीचे आपकी जो है स्टेट गवर्नमेंट होगी, उनके नीचे आपको लोकल गवर्नमेंट दिखती है। तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ये आपको सेंट्रलाइज सिस्टम का दिखता है। और डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि नीचे जो लोग बैठे हुए हैं वो इलेक्ट करेंगे, ठीक है, और उन्हीं में से जो है आप एक तरीके से कह सकते हैं, अगर आज से 2500 साल पहले डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी एथेंस में, और ये जो डेमोक्रेसी थी ये डिसेंट्रलाइज टाइप की डेमोक्रेसी थी। ठीक है, यानी कि कुछ आप ऐसे कह सकते हो, देयर वाज अ रूल ऑफ 30। रूल ऑफ 30 का मतलब होता है कि 30 ऐसे कुछ पॉलिटिशियंस थे जो मिल करके जो है राज्य को चलाते थे, इस सिटी स्टेट को रन करते थे। अब इसको ऐसे मत कंफ्यूज कर लेना कि आज की जो डेमोक्रेसी है वैसा ही सिस्टम था क्या, नहीं, इट वाज डिफरेंट। आज की डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, आज के समय पे ज़्यादातर डेमोक्रेसी का मतलब माना जाता है कि जब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, तो उसको डेमोक्रेसी माना जाता है। लेकिन पुराने ज़माने में यानी 2500 साल पहले की जो डेमोक्रेसी थी वो अलग थी। कुछ ऐसे लोग थे जो नॉमिनेट किए जाते थे, ठीक है, कुछ ऐसे लोग थे जिनको लॉटरी सिस्टम के थ्रू चूज़ किया जाता था। मतलब मान लीजिए कि आपका इसमें एक पर्ची डाल दी है, अगर आपका लॉटरी में नाम आ गया तो आप जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे, एक पॉलिटिशियन बन जाएंगे। तो दोनों तरीके की चीज़ें जो है ऐसे एग्जिस्ट करती थी, इस टाइप की डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। यानी कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसी का आइडिया जो आज हमें पता है वैसा नहीं था, उससे थोड़ा सा अलग था। लेकिन फिर भी आप देखिए 2500 साल पहले सम फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एटलीस्ट एग्जिस्टेड। तो पॉलिटिकल सिस्टम कुछ ऐसा था, डिसेंट्रलाइजेशन था, सिटी स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे, विलेज रिपब्लिक जैसा कॉन्सेप्ट था। वहीं आर्थिक व्यवस्था अगर उस समय की हम देखें तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, एग्रीरियन इकोनॉमिक सिस्टम, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड था। एग्रेरियन का मतलब होता है जब आप खेती बाड़ी करके ज़्यादातर जो हैं अपना पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं इस तरीके का काम करते हैं। तो अब ऑब्वियसली 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं हम, तो उस समय पे इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं था, इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, मैन्युफैक्चरिंग वैसी नहीं थी, तो ज़्यादातर लोग जो हैं खेती बाड़ी किया करते थे। तो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी। लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आपने बहुत सारे ऐसे शोज़ देखे होंगे, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, जहाँ पर स्लेवरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। यानी कि एक मास्टर होता है और मास्टर के नीचे उसके बहुत सारे स्लेव्स होते हैं जो उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो मास्टर स्लेव सिस्टम एग्जिस्ट करता था, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़, सोशल सिस्टम की अगर हम बात करें तो जो ग्रीक सोसाइटी थी इट वाज डिवाइडेड इनटू क्लासेस,
और वो इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे क्लासेस थी, यानी कि जैसे मास्टर है तो ये हाई क्लास में हो गया, स्लेव है तो ये लो क्लास में हो गया। और ये हायरार्किकल था और एक पेट्रियार्कल सोसाइटी थी। हायरार्किकल मतलब ऊपर मास्टर्स होते थे और मास्टर्स के अंडर में सारे स्लेव्स होते थे। और उस समय पे जो ग्रीक लोग थे उनका एटीट्यूड कैसा था? देखिए, उनके अंदर एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी थी। उनको ये लगता था कि हम ही सबसे ऊपर हैं इस दुनिया में, ठीक है। और इसीलिए अपने कल्चर के अलावा दूसरे कल्चर के लोगों को अगर वो देखते थे, दूसरी सभ्यता के लोगों को अगर देखते थे, तो उनको वो बारबेरियंस कहते थे। बारबेरियंस को आप एक तरीके से असभ्य भी कह सकते हो, या आप कह सकते हो दैट यू आर नॉट सिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड भी इसको कहा जाता है। मतलब खुद को तो ये बहुत सभ्य और सिविलाइज्ड मानते थे, लेकिन दूसरों को अनसिविलाइज्ड मानते थे। जैसे कि इंडियंस को जो हैं ये बारबेरियंस मानते थे, और इसीलिए इनको हम एथनोसेंट्रिक भी कह सकते हैं। यानी कि जो ग्रीक लोग थे देवर एथनोसेंट्रिक। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि अपनी एथनिसिटी को लेकर के तो आप बहुत अच्छा फील करते हो, आपको ऊपर रखते हो अपने आप को, लेकिन बाकी सभी कम्युनिटीज़ को, बाकी सभी कल्चर के लोगों को, दूसरी रेस के लोगों को आप नीचा देखते हो। तो इसको हम एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड जो है कहते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ चुका है उस समय का सिस्टम ऐसा था। अब थोड़ा समझते हैं कि उस समय का एजुकेशन सिस्टम कैसा था। तो एजुकेशन कुछ ऐसी थी, लेट मी राइट इट हियर, कि उस समय पे एग्जिस्ट करते थे सोफिस्ट। सोफिस्ट कौन थे? ये वो लोग थे जो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। यानी कि ग्रीस में, स्पेशली एथेंस में, प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था। प्राइवेट का मतलब है कि अगर आप पैसा दोगे तभी आपको पढ़ाया लिखाया जाएगा, आपको एजुकेशन दी जाएगी। पैसा चार्ज किया करते थे, यानी कि कोई सरकारी मामला नहीं था एथेंस में, ठीक है। ग्रीस में कोई सरकारी मामला ऐसा नहीं था। तो आज के समय पे अगर आप एजुकेशन सिस्टम देखोगे, सपोज 21st सेंचुरी की अगर हम बात करें, तो आज के समय पे तो प्राइवेट एजुकेशन भी है और पब्लिक एजुकेशन भी है, सरकारी एजुकेशन भी है। तो अगर आपको फ्री में पढ़ाई करनी है तो आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन से पढ़ सकते हैं, राइट। सरकारी स्कूलों में पढ़ा जा सकता है। बाकी फीस दे करके प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो आप अपनी चॉइस और अपनी इकोनॉमिक स्टेटस के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी वो सिर्फ सोफिस्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है। तो अभी सोफिस्ट भी हमारे इस पिक्चर में आएंगे। मैं अभी सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड जो है वो बना करके यहाँ पर दे रही हूँ, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। तो एग्रेरियन सोसाइटी थी, स्लेवरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, पेट्रियार्कल सोसाइटी थी, मेन को प्रेफरेंस दी जाती थी, महिलाओं को एजुकेशन और पॉलिटिक्स में एंटर करने नहीं दिया जाता था। और क्योंकि उस समय का इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा था तो इनइक्वालिटीज़ एग्जिस्ट करती थी, यानी कि असमानता एग्जिस्ट करती थी। यानी कि मास्टर्स और स्लेव्स के बीच में डिफरेंस हुआ करता था, एक हायरार्की यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, इनको इक्वल नहीं माना जाता था। तो इस तरीके की ज़िंदगी थी ग्रीस में। अब वहीं पे फिर हमारे पास आते हैं सोक्रेटिस। तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सोक्रेटिस का जन्म हुआ था 470 BCE में और इनकी डेथ हुई थी 399 BCE में। तो एक्चुअली में सोक्रेटिस की लाइफ में जो इवेंट्स हुए हैं उनका असर पड़ा है प्लेटो के ऊपर भी। और प्लेटो ने जब अपने आइडियाज़ और अपनी थ्योरीज दी वो सारी सोक्रेटिस से काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस थी। तो हमें उसी कॉन्टेक्स्ट में इसको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो प्लेटो से पहले हम थोड़ा सा सोक्रेटिस की बात डिटेल में करते हैं। तो लेट मी गो टू अ ब्लैंक स्लाइड, ताकि हम इसको अच्छे से सोक्रेटिस को समझ लें पहले, उसके बाद हम प्लेटो के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी थिंकर को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस थिंकर की टाइमलाइन याद होनी चाहिए। सोक्रेटिस की जैसे टाइमलाइन है 470 BCE से लेकर के 399 BCE तक, ठीक है। और साथ ही साथ कहाँ इनका जन्म हुआ, तो हम लिखेंगे एथेंस, ग्रीस में, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें
तो आपको उस थिंकर की इम्पॉर्टेंट थ्योरीज लिखनी है, आपको पता होनी चाहिए। जैसे सोक्रेटिस ने दी थ्योरी ऑफ नॉलेज, और साथ ही साथ जो भी थिंकर हम कवर करते हैं उन थिंकर की कोई इम्पॉर्टेंट बुक है, जैसे सोक्रेटिस के केस में तो है नहीं, तो हमें यहाँ पर नोट डाउन नहीं करना है, लेकिन यूजुअली बाकी सभी थिंकर्स ने इम्पॉर्टेंट अपनी किताबें लिखी हैं, उनका आपको पता होना चाहिए कि कब लिखी हैं, कौन से साल में लिखी हैं, नाम क्या है उसका, राइट। और उस किताब का मतलब मेन फोकस किस चीज़ पे है, कौन सी थ्योरी या कौन सा आइडिया या कौन सा कॉन्सेप्ट उस किताब में दिया गया है। और साथ ही साथ उस थिंकर की कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स भी होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं। जैसे कि सोक्रेटिस के केस में अगर हम देखें तो अभी यहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं, आगे इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इनके कुछ 4 स्टेटमेंट्स हैं जो मुझे लगता है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये कहते हैं आई नो, पहली स्टेटमेंट है इनकी, आई नो दैट आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, मुझे पता है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है, ठीक है। वैसे ही इनकी दूसरी स्टेटमेंट है हमारे लिए, अगेन ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, इज़ नॉट वर्थ लिविंग। इनफैक्ट आपको पता है ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्टली जनरल स्टडीज़ पेपर 4 में, एथिक्स के पेपर में भी पूछी गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ऐसे ही एक स्टेटमेंट है नो दाई सेल्फ। अब ये इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उस पर्पस से मैं ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख रही हूँ। एंड इसके अलावा इनकी एक और स्टेटमेंट है, there is only one good knowledge and one evil and that evil is ignorance। तो ये भी बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, इसका मतलब भी हम समझेंगे। स्पेसिफिकली नॉलेज को लेकर के इन्होंने क्योंकि अपनी थ्योरी दी है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली में इसी से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोक्रेटिस इसमें एक्चुअली में कहना क्या चाह रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सोक्रेटिस ने एक मेथड जो है ये प्रपोज किया था, और इसी मेथड को आगे जा कर के प्लेटो ने भी फॉलो किया, और ये मेथड था डायलेक्टिक्स मेथड, ठीक है। तो मेथडोलॉजी भी हमें समझनी होती है। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कि ये जो थिंकर होता है ये किस तरीके को फॉलो करके अपने लॉजिक को दे रहा है, ठीक है। तो इनका जो मेथड था, इनका जो तरीका था वो था डायलेक्टिक्स का। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंटेशन। इनका ये कहने का मतलब जितना ज़्यादा आप डायलॉग करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक दूसरे के साथ में डिबेट करोगे, जितना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करोगे, उतना ही आप सच्चाई के क्लोज आते जाओगे, उतना ही ज़्यादा आपको ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो पता चलती रहेगी। और जो सोक्रेटिस हैं इसीलिए इनको हम फादर ऑफ एथिक्स या फादर ऑफ फिलॉसफी भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ एथिक्स और फादर ऑफ फिलॉसफी, ठीक है। और आपको याद रखना ही है कि सोक्रेटिस जो हैं वो बेसिकली टीचर थे प्लेटो के, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, सोक्रेटिस का जो मेन सवाल था, मेन क्वेश्चन था इनका, जिस पे ये ध्यान देते थे, वो था हाउ टू लिव अ गुड एंड वर्चुअस लाइफ, एक अच्छी जिंदगी कैसे जी जा सकती है बेसिकली, ठीक है, जिसमें आप खुश रहो। तो ये इनका मेन पर्पस था, मेन क्वेश्चन था, ये जानना चाहते थे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम कि सोक्रेटिस के साथ ऐसा क्या हुआ, और उस समय पे एक्चुअली में प्लेटो इनसे कैसे
इन्फ्लुएंस हुए। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इनकी लाइफ के बारे में। तो कोई भी थिंकर होता है, उसकी लाइफ, उसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो एक्चुअली में सोक्रेटिस जो हैं ये पहले स्टोन मेसन का काम करते थे। इनफैक्ट इससे भी पहले इन्होंने मिलिट्री ज्वाइन की हुई थी। ठीक है, मिलिट्री में काम किया है, फिर मिलिट्री छोड़ी इन्होंने, तो ये स्टोन मेसन का काम करने लगे, यानी पत्थर की जो कारीगरी होती है ना वो वाला काम करने लगे। फिर धीरे धीरे करके ये जैसे और ज़्यादा बूढ़े हुए, या आप ऐसे कह सकते हैं इनको और ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ, तो आगे जा कर के ये एक टीचर बन गए। ठीक है, और जब ये टीचर बने तो इन्हीं के एक स्टूडेंट थे प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो भी इनके पास पढ़ने आया करते थे। तो एक बार की बात है कि डेल्फी के पास में जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था ना, ऑरेकल प्रीस्टेस थी जो टेम्पल में, उनके पास गए लोग और उन्होंने पूछा कि सबसे ज़्यादा वाइज कौन है, सबसे ज़्यादा समझदार कौन है। तो उन्होंने सोक्रेटिस का नाम लिया। अब सोक्रेटिस को ये बात सुन करके बड़ा ही अचंभा हुआ कि मैं कैसे सबसे समझदार हो सकता हूँ, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ज्ञान नहीं है। तो सोक्रेटिस ने उसके बाद क्या किया, एक एक करके अपनी डायलेक्टिक मेथड के थ्रू सभी इंटेलिजेंट जो लोग हुआ करते थे उस समय पे एथेंस में, सबके साथ जो है डिबेट करना स्टार्ट किया, बात करनी शुरू की। और वो जब भी किसी के पास जाते, बात करते, तो उनको एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ होती कि ये जो आदमी है इसको अपनी फील्ड में बहुत नॉलेज है, लेकिन ये प्रिटेंड ऐसे करता है कि इसको दुनिया भर की नॉलेज है। यानी कि ये आदमी इग्नोरेंट है एक तरीके से। इग्नोरेंट तो है ही, ये तो ये भी कहते थे कि इग्नोरेंट तो मैं भी हूँ। इग्नोरेंट का मतलब होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता है। आई एम नॉट अ नो इट ऑल, मुझे सारी चीज़ें नहीं पता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद इग्नोरेंट हैं, लेकिन उनको पता भी नहीं है कि वो इग्नोरेंट हैं। यानी कि उनको पता भी नहीं है, वो अपने एरोगेंस में जिए जा रहे हैं और उनको लगता है कि उनको दुनिया भर का ज्ञान है। और इतने सारे लोगों के साथ में जब उन्होंने डिबेट की, आर्ग्यूमेंट्स किए, तो उनको फाइनली समझ में आ गया कि एथेंस में कोई मुझसे ज़्यादा समझदार है ही नहीं। और इसीलिए फिर फाइनली उन्होंने कहा, आई नो दैट आई नो नथिंग, इसीलिए शायद मैं वाइज हूँ, और ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट की। तो जब ये इन्होंने एक्सेप्ट की, तो उस समय पे एथेंस में जब बहुत सारे लोग थे, स्पेशली जो सोफिस्ट थे, जो अपने आप को बहुत कुछ समझते थे क्योंकि ये बड़े नॉलेजेबल होते थे, तो ये सोचते थे कि हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, हम तो प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, सारा ज्ञान तो हमको होता है, उल्टा ये इंसान जो है हमको कह रहा है कि हम तो बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं है, हम तो नॉलेजेबल नहीं हैं। तो उनको जो है बड़ी इससे जेलेसी फील हुई, और इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक्चुअली सोफिस्ट के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर चुके थे। ठीक है, तो पॉलिटिक्स में इनके कनेक्शन थे, तो सोफिस्ट ने क्या किया, अपने इन पॉलिटिक्स के कनेक्शंस के थ्रू सोक्रेटिस को जो है जेल में डलवा दिया। तो सोक्रेटिस के ऊपर उस समय पे 2 चार्जेस लगाए गए। पहला चार्ज था इररिलीजन का, फर्स्ट वाज इररिलीजन, जिसको एम्पैथी भी कहते हैं। अब आप इररिलीजन याद रख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। और दूसरा चार्ज इन्होंने लगाया कि आप जो हैं करप्ट कर रहे हैं, यू आर करप्टिंग द यूथ। जो नए बच्चे आ रहे हैं, यंग पॉपुलेशन है, उनको आप करप्ट कर रहे हो, उनका दिमाग जो है आप बहका रहे हो। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। उसके लिए हमें पहले सोफिस्ट को समझना होगा कि सोफिस्ट अपने बच्चों को क्या पढ़ाया करते थे, क्या हो रहा था उस समय पे। ठीक है, तो एक्चुअली में सोफिस्ट का क्या था, ये जो सोफिस्ट थे ये प्राइवेट एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। तो सोफिस्ट जो हैं अपने बच्चों को सिखाते थे, आप इसको कह सकते हो कि इनका ये मानना था कि आपको हैप्पी अगर रहना है, एक अच्छी ज़िंदगी अगर आपको जीनी है, तो आपको उसके लिए चाहिए पैसा, मनी। ठीक है, और मनी अगर आपको चाहिए खुश रहने के लिए, तो वो आपको मिलेगा पॉलिटिक्स से। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो एक तरीके से अगर देखा जाए
तो ये अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, दो बातें सिखा रहे हैं। पहला इंडिविजुअलिज्म, यानी कि अपने बारे में सोचो, समाज के बारे में मत सोचो, ठीक है, अपनी खुशी के बारे में सोचो। इंडिविजुअल मतलब जब आप खुद के बारे में सोचते हो, तो आप ये प्रमोट कर रहे हो एक तरीके से। और दूसरा जो है, ये कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाओगे तो पैसा होगा, ठीक है, पॉलिटिक्स में क्योंकि आपके पास में इतने रिसोर्सेज आपको मिल जाते हैं, जबकि उन रिसोर्सेज को जनता की भलाई के लिए यूज़ किया जाना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ये अपने बच्चों को जो है इंडिविजुअलिज्म सिखाया करते थे, और इसीलिए उनको ये कहा करते थे कि मनी इज़ द वे टू हैप्पीनेस, मनी के थ्रू आप हैप्पी रह सकते हो। वहीं अगर सोक्रेटिस की हम बात करें तो सोक्रेटिस कहते थे कि पैसे से खुशी नहीं मिलती है, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। अब क्योंकि इनका नॉलेज पे बेस्ड है, इनका पूरी चीज़ मनी पे बेस्ड है, तो आप यही देखेंगे कि सोफिस्ट जो है मटीरियलिज्म सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। मटीरियलिज्म मतलब कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागो, जैसे कि पैसा हो गया, गाड़ी हो गई, ठीक है, आज के समय पे ये सारी मटीरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। मटीरियलिस्टिक मतलब जिनको आप छू सकते हो। अब नॉलेज को तो आप टच नहीं कर सकते हो, राइट। तो सोक्रेटिस कहते थे कि नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मनी इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जैसे आज के समय पे अगर आप देखो, कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, तो अगर मान लीजिए उसकी हेल्थ ख़राब है, तो क्या वो खुश रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप खरीद भी नहीं सकते हो, राइट। तो इसीलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ हाउ टू लिव अ गुड लाइफ। अगर आपको ये पता है कि एक अच्छी ज़िंदगी कैसे जी जा सकती है, तो बस आपकी लाइफ सेट है, फिर तो आपको कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। आपको ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। अगर आपके परिवार वाले सब हेल्दी हैं, सब खुश हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो यू आर लिविंग अ गुड लाइफ। ज़रूरी नहीं है कि आपके घर में 10 गाड़ियाँ होनी चाहिए, आपके 10 घर होने चाहिए, तभी आप खुश रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है सोक्रेटिस बता रहे थे। लेकिन सोफिस्ट क्योंकि इस तरीके की बात कर रहे थे, तो सोक्रेटिस ने कहा कि आप गलत जो है बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो। तो सोक्रेटिस ने कहा था उल्टा इनको तो कि यू आर मिसगाइडिंग द यूथ, आप बच्चों को गलत चीज़ सिखा रहे हो। अब उल्टा जब ये जो सोफिस्ट थे, इनको लगा कि सोक्रेटिस अपने आप को ज़्यादा समझदार समझ रहा है, इस वजह से इन्होंने क्या किया, इररिलीजन और करप्टिंग द यूथ का चार्ज लगा करके इनको जो है जेल में डलवा दिया। और जेल में डलवाने के बाद इनको पनिशमेंट दे दी गई। अब इनको मौका भी दिया गया था कि ये छोड़ करके जा सकते थे एथेंस, लेकिन सोक्रेटिस गए नहीं। उसका कारण ये है कि सोक्रेटिस जो है किसी से डरते नहीं थे, ठीक है। देखिए, जब इन पे पहला चार्ज लगा था ना इररिलीजन का, वो क्यों लगा था? क्योंकि माना यह जाता है कि जितने भी उस समय पे रिलीजियस इवेंट्स होते थे, उन रिलीजियस इवेंट्स में कभी भी सोक्रेटिस अटेंड नहीं करते थे उन इवेंट्स को। कोई भी पूजा पाठ वाला कोई इवेंट हो गया, तो सोफिस्ट ने कहा कि आप तो भगवान में नहीं मानते हो, हमारे कल्चर और हमारे विश्वास में नहीं मानते हो, तो इररिलीजन का भी चार्ज इन पे लगाया गया था। लेकिन सोक्रेटिस का ये कहना था कि भाई मुझे भगवान से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, मैं गलत काम नहीं करता हूँ, आई एम अ मैन ऑफ मोरालिटी, ठीक है, और मैं अपने बिलीफ सिस्टम में विश्वास करता हूँ। मुझे विश्वास है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ अगर, तो इनके लिए स्टेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, समाज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये इंडिविजुअलिज्म में विश्वास नहीं रखते थे, ये मटीरियलिज्म में विश्वास नहीं रखते थे। तो आप ये कह सकते हो कि सोक्रेटिस जो हैं ये बेसिकली एक आइडियलिस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज़ एन आइडियलिस्ट। अब इस पे भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड मटीरियलिज्म, या इंडिविजुअलिज्म भी जिसको हम कहते हैं।
ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आने वाले समय में जो आपको इंडिविजुअलिज्म या लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी जो आएगी, वो जो विचारधारा आएगी, वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक जगह हम लिख लेते हैं आइडियलिज्म और दूसरी जगह हम लिखते हैं इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, अब देखिए वैसे तो मैं नहीं बोलूँगी कि एग्जैक्टली ये मतलब है, लेकिन कनेक्टेड है, तो मतलब सिमिलर सा साउंड करता है, तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि आइडियलिज्म बोलूँ या फिर हम कलेक्टिविज्म बोलें, तो वो सेम ही बात है एक तरीके से। ठीक है, आइडियलिज्म बोल दो या फिर आप कलेक्टिविज्म बोल दो, इट्स द सेम थिंग। या हम इंडिविजुअलिज्म, जो कि आजकल बड़ा फॉलो किया जाता है मॉडर्न टाइम्स में, और इसी को दूसरे शब्दों में हम लिबरलिज्म भी कह देते हैं। ठीक है, तो लिबरलिज्म कहूँ या इंडिविजुअलिज्म कहूँ, सेम बात है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू फिर आपके दिमाग में ना पिक्चर अच्छे से बनने लग जाएगी। तो लेट मी राइट एग्जाम्पल ऑफ आइडियलिज्म। कौन कौन है आइडियलिस्ट? तो पहले तो सोक्रेटिस हो गया आइडियलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही हम प्लेटो को भी आइडियलिस्ट ही कह देते हैं। ठीक है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो एरिस्टोटल को भी हम कह ही देते हैं आइडियलिस्ट। ठीक है, कलेक्टिविज्म में। वहीं अगर हम इंडिविजुअलिज्म की बात करें, यहाँ अगर मुझे एग्जाम्पल देना हो तो मतलब आप अपने बारे में सोच रहे हो, तो ऐसे कौन से थिंकर्स होंगे? आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि हॉब्स जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक को कहा जाता है। ऐसे ही वी हैव जॉन स्टुअर्ट मिल जो लिबरलिज्म के सपोर्टर हैं। ठीक है, ऐसे और भी थिंकर्स हैं, आजकल तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का टॉपिक है, उसके अंदर जो थिंकर्स हैं ना, उनको मैं यहाँ पर उनको यूज़ करके एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझ में आ चुका है कि सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये वो लोग हैं जो आइडियलिस्ट हैं। अब समझ में आएगा कि आइडियलिस्ट होते कौन हैं। देखिए, आइडियलिस्ट वो लोग होते हैं जो स्टेट को प्रायोरिटी देते हैं, जो कहते हैं स्टेट इज प्रायर। प्रायर मतलब पहले आता है स्टेट। ठीक है, स्टेट इज प्रायर टू एन इंडिविजुअल, मतलब इनके लिए स्टेट पहले आएगा और इंसान, जो आप एक इंडिविजुअल हो जो समाज में रह रहे हो, ठीक है, जो स्टेट के अंडर आता है, वो बाद में आता है। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअलिस्ट वो होते हैं जिनके लिए इंडिविजुअल पहले आता है। ठीक है, और ये स्टेट को बाद में लाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं संविधान में। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आपने देखा होगा कि ये फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल की प्रोटेक्शन के लिए दिए गए हैं, स्टेट के अगेंस्ट में, कि स्टेट जो है ये लोगों से उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नहीं छीन सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इंडिविजुअलिज्म का, लिबरलिज्म का। ठीक है, यानी कि लोगों को यहाँ पर राइट्स दिए जाते हैं, लोगों के राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आइडियलिज्म में ऐसा नहीं होता है, यहाँ लोगों को कोई राइट्स नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेट सबसे ऊपर होता है, स्टेट सबसे पहले रखा जाता है। इसीलिए सोक्रेटिस जैसे जो थिंकर्स हैं या प्लेटो जैसे जो लोग हैं, वो राइट्स नहीं देते लोगों को। जब भी कोई भी आइडिया प्रपोज करते हैं, वो कहते हैं ड्यूटीज़ फॉलो करनी चाहिए आपको, ओनली ड्यूटीज़ शुड बी फॉलोड, यानी कि स्टेट जो कहेगा एक इंसान को वही फॉलो करना होगा। आपके पास अपने कोई अलग से राइट्स नहीं होंगे। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दूसरा एक चीज़ होती है कि आइडियलिस्ट जो होते हैं ना, ये व्हाट ऑट टू बी में विश्वास रखते हैं। व्हाट ऑट टू बी का मतलब क्या होता है? व्हाट ऑट टू बी का मतलब होता है क्या होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या परफेक्ट होना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो हैं ये परफेक्शन में विश्वास रखेंगे, एकदम जैसे प्लेटो हो गए ना, ये परफेक्ट चीज़ लाना चाहेंगे।
ठीक है। तो व्हाट ऑट टू बी, क्या सही रहेगा, क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, इसको हम व्हाट शुड बी कह सकते हैं। मेनली इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको आइडियलिस्ट कहा जाता है। लेकिन जो इंडिविजुअलिज्म है या रियलिज्म भी बोल सकते हो एक सेंस में, ये लोग व्हाट इज पे फोकस करते हैं। व्हाट इज मतलब क्या हो रहा है, उस हिसाब से इनका मेनली जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी आइडियाज़ होते हैं, उस हिसाब से प्रमोट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि यहाँ पर स्टेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, यहाँ पे इंडिविजुअल को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी जाएगी लिबरलिज्म में। और इसीलिए यहाँ पर आपको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट दिखेगा, यहाँ कोई लिबर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ज़्यादातर जो आइडियलिज्म है या कलेक्टिविज्म है, ठीक है, इसमें आप ऐसा मान लीजिए कि ये एंशिएंट टाइम्स में एग्जिस्ट करता रहा है, ठीक है। और ज़्यादातर आज के मॉडर्न टाइम्स में ये चीज़ डोमिनेट करती है। हालांकि एंशिएंट टाइम में इंडिविजुअलिज्म एग्जिस्ट कर रहा था। एग्जाम्पल दूं मैं आपको एक, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सोफिस्ट हैं वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते थे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर मैन को प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। और इसीलिए मैन पहले आता है इनके लिए और स्टेट बाद में आता है। बाकी इसकी जो डिटेल होंगी ना और भी ज़्यादा डेप्थ में, वो हम आने वाली क्लासेस में बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए अगर आपको आइडियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म के बीच का डिफरेंस समझ में आ चुका है तो आपको याद रहेगा कि सोक्रेटिस जो हैं इनके लिए स्टेट जो है सबसे ऊपर रहता था और इसीलिए इनका वैल्यू सिस्टम था, इनकी जो मोरालिटी थी वो इनको यही कहती थी कि स्टेट सबसे ऊपर है, स्टेट कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो स्टेट की तरफ से जब इनको डेथ पनिशमेंट दी गई थी, इनको बेसिकली हेमलॉक पीने के लिए कहा गया था। हेमलॉक मतलब एक जहर होता है बेसिकली, इनको वो जहर दे कर के मार दिया गया था। तो इन्होंने वो जहर पी भी लिया ताकि ये अपने बिलीफ सिस्टम को अपने ऊपर रख सके कि ठीक है, जो स्टेट ने डिसीजन लिया है चाहे वो सही हो या गलत हो, लेकिन स्टेट जो है सबसे ऊपर ही रहेगा। और यही चीज़ आपको आगे भी देखने को मिलेगी। प्लेटो इनसे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे इसीलिए। तो सोक्रेटिस को 399 BCE में डेथ पनिशमेंट दी जाएगी और उसके बाद आपको जो है काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। प्लेटो उस समय पे फिर बाद में जब आएंगे तो प्लेटो जो है काफ़ी अलग तरीके के आइडियाज़ को, हालांकि सोक्रेटिस से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होंगे लेकिन फिर भी अलग तरीके से जो है एक आइडिया को प्रमोट करेंगे। जैसे कि सोक्रेटिस के टाइम पे क्योंकि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी और इसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की वजह से सोक्रेटिस को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो प्लेटो जो है डेमोक्रेसी से नफरत करना स्टार्ट कर देंगे। ही स्टार्टेड हेटिंग डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको याद रखनी है। तो हमने अब समझा कि सोक्रेटिस की लाइफ में ऐसा क्या हुआ और जिसकी वजह से उनको जो है डेथ जो है वो फेस करनी पड़ी। एनीवेज, तो अब हम समझते हैं यहाँ पर जो सोक्रेटिस की थ्योरी है उसको समझते हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए, सोक्रेटिस कहते थे कि नॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मटेरियलिज्म या इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब पैसे से आपको खुशी नहीं मिलेगी, अगर आपको ये नॉलेज होगी कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, हाउ टू लिव अ गुड लाइफ, तो आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। और इसीलिए आप देखेंगे कि सोक्रेटिस ना बड़ी क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करते थे। यानी ये बोलते थे कि हर चीज़ को क्वेश्चन करो, अपनी चीज़ों को लेकर के अवेयर रहो, आसपास क्या हो रहा है, और क्वेश्चन आंसर डिबेट करते रहो। और इसीलिए इनका पढ़ाने का तरीका भी ऐसा था कि स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हैं क्वेश्चन आंसर डिबेट में बेसिकली शामिल होते थे और उसके थ्रू जो है ये बोलते थे जितना ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा आप सच के क्लोज आते जाओगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कभी कोई डाउट होता है क्वेश्चंस में, आप जितना ज़्यादा अपने डाउट पूछते हो उतना ज़्यादा आपके डाउट क्लियर होते जाते हैं, उतना ज़्यादा आप उस कॉन्सेप्ट को समझते चले जाते हो और आपको उस कॉन्सेप्ट का जो ट्रूथ है वो पता चलता रहता है, ठीक है। तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, कि डायलेक्टिक्स को जो है फॉलो करते थे सोक्रेटिस, ठीक है। डायलेक्टिक्स का मतलब क्या होता है? लॉजिकल रीजनिंग। तो जब इतना आपको समझ में आ चुका है तो ये चीज़ याद रखनी है कि जो डायलेक्टिक्स है ये एक यूनिक मेथड था
जो कि सोक्रेटिस ने इन्वेंट किया था। इस मेथड में होता क्या है, बेसिकली आप जो है डिबेट में लोगों को एंगेज करते हो। जितना ज़्यादा डिबेट होगी उतना ज़्यादा सामने वाला पर्सन समझ पाएगा कि उसके आर्गुमेंट में क्या कमी है, और वो अपने आप को फिर करेक्ट करेगा, वो अपने आप को फिर सही कर लेगा, फिर वो गलत बात बोलेगा ही नहीं, और इसके थ्रू आप सच के बहुत ही क्लोज आ जाओगे। तो इसीलिए अपनी थ्योरी ऑफ नॉलेज में सोक्रेटिस कहते हैं, देखिए, कि 2 टाइप की नॉलेज एग्जिस्ट करती हैं इस दुनिया में। एक होती है टाइप 1 नॉलेज and the other one is type 2 knowledge. टाइप 1 एंड टाइप 2। तो सोक्रेटिस का कहना था कि टाइप 1 जो नॉलेज होती है वो असल में नॉलेज नहीं होती है, वो सिर्फ एक छलावा होता है, वो इल्यूजन होती है कि आपको बहुत कुछ पता है, ठीक है, ऊपर ऊपर की चीज़ें ही आपको पता होती हैं। और ये जो नॉलेज होती है ना, ये शेकेबल होती है, मतलब इसको हिलाया जा सकता है, इसको क्वेश्चन करके इसको रॉन्ग प्रूव किया जा सकता है। इनफैक्ट सोक्रेटिस तो ये भी कहते हैं कि इसको हम नॉलेज भी नहीं बोलेंगे, रादर हम ये बोलेंगे कि ये ओपिनियन होते हैं बेसिकली लोगों के। आपका अपना ओपिनियन है कि कोई चीज़ ख़राब है या सही है, लेकिन उसको हम प्योर नॉलेज नहीं बोल सकते, वो सिर्फ आपका ओपिनियन है। लेकिन ये कहते हैं जो टाइप 2 नॉलेज होती है ये होती है असली नॉलेज, और इसीलिए इसको कहते हैं ये कंसेप्चुअल नॉलेज। और ये कहते हैं कि ये जो नॉलेज होती है ना, इसको आप हिला नहीं सकते हो, ये अनशेकेबल होती है, इसको कितना भी आप कोशिश करो रॉन्ग प्रूव करने की, आप इसको रॉन्ग प्रूव ही नहीं कर पाओगे। और इसीलिए ये कहते हैं कि ये जो नॉलेज होती है, ये नॉलेज आपको मिलती है डायलेक्टिक्स के थ्रू, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डायलेक्टिक्स। जितना ज़्यादा आप डिबेट करोगे उतना ज़्यादा आप इस वाली नॉलेज के क्लोज आते जाओगे। और इसीलिए ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, डायलेक्टिक्स के थ्रू टाइप 1 नॉलेज को टाइप 2 नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? जब हमारे ओपिनियंस डायलेक्टिक्स के थ्रू बार बार डिबेट करके, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन करके वो फिल्टर हो जाएंगे, यानी कि उसमें जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाएंगी, तब हमें ट्रू नॉलेज मिल जाएगी। तो यानी कि हम अपनी इल्यूजन ऑफ नॉलेज को डायलेक्टिक्स के प्रोसेस के थ्रू फिल्टर करके ट्रू नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी डायलेक्टिक्स के थ्रू आप अपने ओपिनियन या अपने बिलीफ सिस्टम को ट्रू नॉलेज में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सोक्रेटिस का ये मानना था बेसिकली। तो इनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज में इसीलिए आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इनफैक्ट ये भी कहा करते थे सोक्रेटिस कि नॉलेज इज वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। इसका मतलब क्या होता है? नॉलेज इज वर्च्यू का मतलब होता है कि आप किस तरीके से जो है अपना अच्छी ज़िंदगी एक बेसिकली जी सकते हो। ठीक है, वर्च्यू का मतलब होता है एक्सेलेंस। ठीक है, इसका मतलब होता है एक्सेलेंस बेसिकली। तो सोक्रेटिस की थ्योरी ये थी कि अल्टीमेटली आपको ऐसे एक्शंस लेने चाहिए जो आपको खुशी की तरफ लेकर के जाएं, आप एक एक्सीलेंट लाइफ जी पाओ, आप एक अच्छी लाइफ जी पाओ। और इसीलिए ये कहा करते थे कि एक ऐसी लाइफ जो आप नॉलेज के बेस पे जी रहे हो, जिसमें आप विजडम का यूज़ कर रहे हो, वही आपकी लाइफ को, आपके कैरेक्टर को जो है बहुत अच्छा बना देगी, और फिर उससे आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी, एक तरीके से शांति आ जाएगी, हर चीज़ आपको अच्छी लगेगी। और ये कहते थे कि ये जो वर्च्यू होता है ना, कि आप अपनी लाइफ में अच्छे बन सकते हो, एक्सीलेंट बन सकते हो, ये सिखाया जा सकता है किसी को भी, इट इज़ टीचेबल। हम किसी को भी वर्चुअस बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि इनका ये कहना था दैट नो मैन इज़ डूइंग ईवल थिंग्स विलिंगली। कोई भी इंसान होता है जो गलत काम कर रहा है, वो जानबूझ के गलत काम नहीं करता है। ठीक है, मतलब विलिंगली नहीं कर रहा है। अगर आप उनको सिखा दो, उनको इस तरीके की एक्टिविटीज़ में, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बस पैसे के पीछे भाग रहा है और उसको यही लग रहा है कि पैसे से ही खुशी मिल रही है, अगर आप उसको बताओ कि सिर्फ पैसे से आपको खुशी नहीं मिलेगी, आप ये अवेयरनेस अगर उनके अंदर ले आओ
वो अवेयर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वो गलत राह पे चलना बंद कर देंगे। वेल्थ वैसे बुरी नहीं होती, लेकिन गलत रास्तों पे चल के अगर आप ऐसी वेल्थ पा रहे हो तो वो तो गलत ही है, राइट। तो हमें ये अवेयरनेस लानी होगी। बेसिकली लोग जो हैं वो इग्नोरेंट होते हैं, यानी उनको पता ही नहीं होता है सही गलत का ज़्यादा। इसीलिए उनको डायलेक्टिक्स के प्रोसेस में लेके आओ, जितना ज़्यादा उनको फिर पता चलेगा, सच के करीब आते जाएंगे तो वो गलत राह पे चढ़ना छोड़ देंगे, और अगर ऐसा होगा तो वो एक अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे। तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट कि सोक्रेटिस बहुत ही ज़्यादा समझदार आदमी थे, जो ये समझ सकते थे कि वो खुद भी इग्नोरेंट हैं, और इसीलिए वो ये कहते थे कि खुद को जानो। और इसीलिए आप जितना ज़्यादा खुद को जानोगे उतना ही ज़्यादा आपको पता चलेगा व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, आप कौन से राह पे चल रहे हो, वो राह गलत है कि बुरी है, वो सही है। तो उस अकॉर्डिंगली आप एक कॉन्शियस डिसीजन ले पाओगे, और फिर आप उसके थ्रू एक वर्चुअस आदमी, एक एक्सेलेंट आदमी बन जाओगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी की मदद करते हो जिसको मदद की ज़रूरत है, और उसके बाद जो है आपने उसकी मदद की, लेकिन फिर मदद करने के बाद आप उससे पैसे मांगते हो, तो ये वर्च्यू है कि नहीं है? दिस इज़ रॉन्ग, राइट। एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो गलत होगा। अगर आपको उसकी मदद करनी थी, आप चाहते थे कि उसकी मदद करो, तो आपको आउट ऑफ गुडविल मदद करनी चाहिए थी, आपको पैसे लेके उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट इसीलिए आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकिंग में भी देखने को मिलेंगे। अगर मान लीजिए आपको नॉलेज इज वर्च्यू टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपको पता है कि संत कबीर हैं इंडिया में, इनका एग्जाम्पल भी ले सकते हो आप, कि संत कबीर कहा करते थे कि जो सुप्रीम रियलिटी है इस दुनिया की, वो बेसिकली आपकी आत्मा में है। जो आपको आसपास जो दुनिया में दिखता है ना, वो सब मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं, वो सिर्फ बाहरी चीज़ें हैं, राइट। तो इसीलिए वो ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ये होता है कि जब लोगों का ना बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, और इसीलिए फिर लोग अनहैप्पी भी होते हैं। बिल्कुल वैसे ही आप इनको कनेक्ट कर सकते हो, सोक्रेटिस के इस कॉन्सेप्ट को आप कनेक्ट कर सकते हो लॉर्ड बुद्धा के साथ में, क्योंकि लॉर्ड बुद्धा भी कहा करते थे कि आपको, अगर आप अपनी स्पिरिट से, अपने आप से कनेक्टेड हो ना, और आपको पता है कि आपको अवेयरनेस है, तभी आपको एटर्नल हैप्पीनेस फील होगी, अगर आप अपनी स्पिरिट से कनेक्टेड हो। और इसीलिए स्पिरिचुअलिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नीड टू नो व्हाट इज़ ट्रूथ, और उसके लिए यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू। ऐसे ही आपको हिंदुइज़्म में भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर हैं जैसे, वो भी यही कहते हैं कि लाइफ के बारे में, कि बेसिकली ज़िंदगी का एक नियम है, एक लॉ है। बेसिकली हर एक इंडिविजुअल जो है सबसे पहले तो इस चीज़ को लेकर के बड़ा चिंतित रहता है कि क्या होगा आगे जा कर के, राइट, और हम इसी में फंसे रहते हैं। तो बेसिकली रिलीजन जो है इसीलिए हमको एक राह दिखाता है, इट लीड्स अस फ्रॉम द अनरियल टू रियलिटी। रिलीजन है क्योंकि आप फंसे रहते हो रोज़मर्रा की चीज़ों में, तो एक तरीके से रिलीजन आपको रियलिटी के क्लोज लेके जाता है। वो आपको बताता है कि अच्छा व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, राइट। और ऐसे ही और भी सारे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, आपको बुक में मिल जाएंगे। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो मैंने बुक आपको प्रोवाइड की है, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, ऑथर का नाम मेरा ही है, आप सिंपली रचना शुक्ला नाम से वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सर्च करेंगे तो आपको किताब मिल जाएगी। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ नॉलेज आई एम श्योर आपको समझ में आ गई होगी। नॉलेज इज़ वर्च्यू आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सोक्रेटिस जो है मानते हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी में मोरालिटी में बिलीव करना चाहिए, और इसीलिए ना ये रिलीजन में बिलीव भी करते थे, डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, एथिक्स में बिलीव भी करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ है आपकी थ्योरी ऑफ नॉलेज। अच्छा, नॉलेज आती कहाँ से है? सिंपल सी बात है, सोक्रेटिस ने कहा देखिए नॉलेज आपको अपने अंदर से ही मिलेगी, विद इन यू नॉलेज एग्जिस्ट करती है हमारी सोल में, इट एग्जिस्ट विद इन द सोल। हमारी जो सोल होती है, हमारी जो आत्मा होती है, इसके अंदर होता है रीज़न। रीज़न मतलब लॉजिक।
आप अपनी आत्मा से पूछते हो कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये सही है कि गलत है, मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो जब आप अपनी आत्मा से पूछते हो, आपके अंदर ही एग्जिस्ट करता है ये सही गलत, बेसिकली ये नॉलेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन करते जाओगे अपनी सोल को, उतना ज़्यादा आप सच के करीब पहुंचते जाओगे। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसीलिए तो ये बोलते हैं कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। इसका मतलब ये है, आप अगर एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो जिसमें आपके आसपास होने वाली चीज़ों को आप क्वेश्चन नहीं करते हो, आप एग्जामिन नहीं करते हो, उन पर सवाल नहीं खड़ा करते हो, आपको मतलब आँख पे पट्टी बांध के बस 9 से 5 की ज़िंदगी जी रहे हो, आप सिर्फ काम पे जा रहे हो वापस आ रहे हो, तो ये ज़िंदगी जीना वर्थ नहीं है। आपको अपने आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर के अवेयर होना होगा, उसके बारे में बातचीत करनी होगी, वहाँ बदलाव लाना होगा। वो करोगे तभी आपकी ज़िंदगी वर्थ लिविंग बनेगी, राइट। और ये भी कनेक्टेड है आपका कि यू नीड टू आस्क योर सोल अगेन एंड अगेन। उसके पीछे का रीज़न, उसके पीछे का लॉजिक जो है वो बेसिकली आपको करना होगा। तो ये हमारी सोल में रीज़न या लॉजिक आता कैसे है? ये आता है डायलेक्टिक्स के थ्रू। जितना ज़्यादा आप लॉजिकल आर्गुमेंटेशन करोगे, उतना ज़्यादा आपकी सोल जो है आपको आंसर करती जाएगी, उतना ज़्यादा आप ट्रूथ यानी कि ट्रू नॉलेज के जो है करीब पहुँचते जाओगे। तो आई एम श्योर अब आपको थ्योरी ऑफ नॉलेज भी समझ में आ चुका है। अब आपको जो स्टेटमेंट्स थी इतनी सारी, जो मैंने सोक्रेटिस की स्टेटमेंट्स आपको बताई थी, वो भी समझ में आ चुकी होंगी। तो एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको बताई थी, नो दाई सेल्फ, आई एम श्योर आपने नोट डाउन की होगी। तो ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि आप खुद को लेकर के सेल्फ अवेयर रहो, खुद को जानो, सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अच्छाइयों को आप पहचानो। जब उससे आपको पता चलेगा कि आपकी क्या डिज़ायर्स हैं, आप क्या चाहते हो, आप किस तरीके के एक्शंस लोगे, आपके क्या इमोशंस हैं। जब आप खुद को अच्छे से जानोगे ना, तभी आप जो है एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि समाज उनको कह देता है कि यही होती है एक डेफिनेशन ऑफ अच्छी लाइफ, कि शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, एक नौकरी हो 9 से 5 की, और अब एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो बस। लेकिन ऐसा नहीं है। यू नीड टू आस्क योर सेल्फ व्हाट मेक्स यू हैप्पी, तभी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाओगे। और इसीलिए ट्रू विजडम यही होता है कि आपको हमेशा ये समझना होगा कि ज़िंदगी में सीखने के लिए बहुत कुछ है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी नहीं पता है, जो शायद आपको आज से 50 साल बाद पता चलेंगी, तब भी वो काफ़ी नहीं होगा। एक ज़िंदगी भी काफ़ी नहीं होती है टू नो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस यूनिवर्स, या रिलीजन में, या फिर किसी भी फील्ड में अगर आप देखें, ठीक है। सो दिस इज़ थ्योरी ऑफ नॉलेज। और फिर उसके बाद अगर हम देखें कि ये सभी चीज़ों से प्लेटो को कैसे इम्पैक्ट हुआ, तो थोड़ा सा प्लेटो का बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, ताकि हम नेक्स्ट क्लास से फिर प्लेटो की थ्योरीज जो हैं वो डिस्कस कर लें। तो हमने समझा था कि प्लेटो का जो है ये बेसिकली स्टूडेंट थे सोक्रेटिस के, है ना। तो प्लेटो का जन्म होता है 427 BCE में, और इनकी डेथ हुई 347 BCE में। जब प्लेटो का जन्म जो हुआ, ही वॉज बॉर्न इनटू एरिस्टोक्रेटिक एथेनियन फैमिली। एरिस्टोक्रेटिक मतलब ऊंचे घराने में पैदा हुए थे, काफ़ी पैसा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। और आप देखेंगे कि प्लेटो के जन्म होने से जस्ट पहले 4 साल पहले 431 BCE में एथेंस में एक वॉर स्टार्ट हुई थी। इस वॉर का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप, पेलोपोनेशियन वॉर। तो पेलोपोनेशियन वॉर स्टार्ट हुई 431 BCE में, और ये ख़त्म हुई 404 BCE में। यानी कि तब तक प्लेटो जो हैं 23 साल के हो चुके थे, एडल्ट हो चुके थे एक तरीके से, है ना। और ये स्टूडेंट थे उस समय पे सोक्रेटिस के। तो प्लेटो उस समय पे जब ये वॉर ख़त्म हुई, पेलोपोनेशियन वॉर, ये वॉर चल रही थी एथेंस के बीच में, स्पार्टास के साथ में। बेसिकली स्पार्टा आपको पता होने चाहिए, आपने 300 मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो सिर्फ ट्रेलर देख लेना, वो देख के ना एक पिक्चर बन जाएगी आपके दिमाग में कि बेसिकली ये जो स्पार्टास हैं ये मिलिट्री वाइज ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि मूवी में भी ये दिखाया गया है कि 300 सोल्जर्स ही थे जिन्होंने पूरा मतलब लड़ाई वॉर लड़ी और जीत भी गए थे, सिर्फ 300 सोल्जर्स। तो मिलिट्रीली ये लोग बड़े एडवांस थे।
तो ये जो है 27 सालों तक ये वॉर चली, और चलने के बाद वैसे देखिए जो एथेंस था वो सुपीरियर था, ठीक है, लेकिन बावजूद उसके, क्योंकि एथेंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी और इतने लंबे समय तक वॉर चली, तो एंड रिजल्ट क्या निकला, स्पार्टस जीत गए, एथेंस हार गया। अब आप इमेजिन कीजिए कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर आज वॉर होती है, और इमेजिन कीजिए कि चाइना जीत जाता है, जैसे कि 1962 में हमने देखा कि चाइना जीत गया था और इंडिया हार गया था, तो आपको ये सुन के ही बड़ा अजीब लगा होगा कि यार हम क्यों हारे। यू विल वॉन्ट टू नो द रीज़न, है ना, कि क्यों हारे, क्या कारण था, और हम ये मेक श्योर करेंगे कि फ्यूचर में अगर वॉर हो तो हम ना हारे। तो बिल्कुल ऐसी ही स्टेट जो है वो प्लेटो की भी थी। एक तो प्लेटो इसलिए भी अफेक्टेड थे क्योंकि प्लेटो के जो टीचर हैं 399 BC में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ठीक है। तो वैसे ही ये डेमोक्रेसी को हेट करने लग गए थे क्योंकि इसी गवर्नमेंट की वजह से इनके जो इतने नॉलेजेबल टीचर थे उनको डेथ पनिशमेंट दी गई थी। और दूसरा ये था कि ये जानना चाहते थे कि हम क्यों हारे, तो इन्होंने वही किया जो सोक्रेटिस ने कहा था, क्या, डायलेक्टिक्स। तो डायलेक्टिक्स जो है ये इन्होंने फॉलो किया। डायलेक्टिक्स फॉलो करने के बाद इनको पता चला, लॉजिकल आर्गुमेंटेशन खूब सारा किया, और फिर इनको पता चला कि एथेंस हारा क्योंकि एथेंस में करप्शन थी। अब करप्शन क्या होता है, देखिए करप्शन का मतलब होता है जब मान लीजिए आपको एक पब्लिक ऑफिस पे बिठाया गया है, आप एक पब्लिक ऑफिसर हो, लेकिन आप उसको अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो, उस पोजीशन को अपना फ़ायदा कर रहे हो और जनता की सेवा नहीं कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं करप्शन, सिंपल। तो ऐसे पर्पस के लिए अपनी पोजीशन, अपने ऑफिस को यूज़ करना जिसके लिए उसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, ये भी करप्शन में आता है। अब प्लेटो ने पूछा, अच्छा हमारे यहाँ करप्शन है, लेकिन करप्शन का कारण क्या है। करप्शन का कारण था इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब बहुत सारे लोगों को ज्ञान ही नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। उनको लगता है हज़ारों करोड़ों रुपया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मल्टी बिलियन डॉलर्स भी अगर वो अपने खाते में रखेंगे तो वो हमेशा खुश रहेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ करप्शन। इस नतीजे पे प्लेटो पहुंचे, और फिर उसके सल्यूशन में प्लेटो ने क्या कहा, सल्यूशन में इन्होंने कहा कि हमें करप्शन को दूर करना होगा। अब करप्शन को दूर कौन करेगा, तो इन्होंने कहा एक दार्शनिक राजा होगा, एक फिलोसोफर किंग होगा। अगर हम एक ऐसे राजा को ले आए जो बहुत ही नॉलेजेबल हो, तो फिर वो करप्शन नहीं होने देगा स्टेट के अंदर, सिंपल सी बात है। अब सोचिए कितना कंट्रोवर्शियल चीज़ बोली प्लेटो ने। क्यों कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही थी, और डेमोक्रेसी को हटा करके इन्होंने मोनार्की प्रपोज की है। इन्होंने कहा एक राजा का राज आ जाए, तो ये कितनी कंट्रोवर्शियल चीज़ है। इमेजिन कीजिए भारत में आज डेमोक्रेसी है और कोई आकर के राजा बन जाए, मोनार्की लेके आए, तो आपको कैसा लगेगा। खैर प्लेटो के पीछे कुछ रीजंस थे ये कहने के, तो वो रीजंस क्या थे वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्लेटो ने उस समय पे ना एक स्टेटमेंट कही थी, ये स्टेटमेंट इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ये स्टेटमेंट हमें यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में अगर आप देखोगे तो पूछी भी गई है। स्टेटमेंट है, अंटिल फिलोसोफर्स आर द रूलर्स और रूलर्स लर्न द फिलोसफी देयर इज नो एंड टू द प्रेडिकामेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि जब तक कोई राजा या तो फिलोसोफर नहीं बनता या किसी फिलोसोफर को हम राजा नहीं बना देते, तब तक हमारी ज़िंदगी ऐसे ही रहेगी, तब तक करप्शन रहेगा, और करप्शन रहेगा तो समाज में स्टेबिलिटी भी नहीं आ पाएगी, और कोई भी हमको आकर के बाहर से फाइट करेगा, हरा देगा और हम पे रूल करने लग जाएगा। तो इनका सल्यूशन था मोनार्की, इनका सल्यूशन था फिलोसोफर किंग को पावर में लेके आओ। तो आने वाले लेक्चर में हम फिर समझेंगे कि प्लेटो के इम्पॉर्टेंट वर्क्स कौन से थे, प्लेटो के नोट्स बनाने हैं कैसे बनाएंगे, प्लेटो पे कौन कौन से लोगों का इन्फ्लुएंस था, एंड फाइनली फिर हम जिस चीज़ के लिए स्टार्ट हुए हैं कि प्लेटो की जो थ्योरीज़ हैं वो थ्योरीज़ हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। और एक एक करके सारी थ्योरीज़ कंप्लीट करने के बाद जो प्लेटो को क्रिटिसाइज़ भी किया है बहुत सारे लोगों ने, प्लेटो का एनालिसिस करेंगे और फाइनली ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो जाएगा।
तो प्लेटो पे और एरिस्टोटल पे, बस ये 2 टॉपिक हैं जिन पे थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी सारे जो थिंकर्स हैं उन पे इतना टाइम नहीं लगने वाला, उसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे। और डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगी कि इस साल के जो आपका प्रीलिम्स हैं 2025 का, उसके आसपास ही हम ये पूरा कोर्स जो है यूट्यूब पे फ्री में हम कंप्लीट कर लें। बहुत ही डेप्थ में कवर करना मैं चाहती हूँ, इसीलिए मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगी यहाँ पर कि एक एक 2 घंटे में एक एक टॉपिक कंप्लीट करके निपटा दिया। आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि पॉलिटिकल साइंस का कोर्स अगर फ्री में अवेलेबल हुआ है आप लोगों को, तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको अवेलेबल हो कि इसके बाद जब हम नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, आंसर कैसे लिखना है डिस्कस करेंगे, या हम टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसमें आप कैसे आंसर्स लिखें, तो वो वर्थ इट हो। उसके बारे में फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो बेस्ट कोर्स है पॉलिटिकल साइंस का जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है वो आपने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा।